वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ। आज मैं आपके साथ एक ऐसी बीमारी के बारे में बात करूँगी जिसका नाम सुनते ही लोगों के मन में एक डर सा बैठ जाता है। लोग डर जाते हैं इस बीमारी का नाम सुनकर, और इस बीमारी को हम कैंसर कहते हैं। कैंसर का इलाज बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। कैंसर की बीमारी का इलाज एक तरह से इम्पॉसिबल हो जाता है अनलेस एंड अनटिल इट इज़ बीइंग रिकॉग्नाइज्ड एट एन अर्ली स्टेज। जब तक हमें इसके बारे में इसके अर्लियर स्टेजेस में जानकारी नहीं होती है या इसका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, अर्लियर स्टेजेस में इसके बारे में नहीं पता चल पाता है, तब तक इसके इलाज के बारे में सोचना मतलब टाइम वेस्ट करना है। क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तभी संभव है, जिसका ट्रीटमेंट, जिसका क्योर तभी संभव है, तभी पॉसिबल हो पाता है जब इसके बारे में हमें अर्लियर स्टेजेस में मालूम चले या अर्लियर स्टेजेस में इसका डायग्नोसिस हो जाए। तो बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके घरों में ये बीमारियां होती हैं या जिनके रिलेटिव्स को, जिनके फ्रेंड सर्किल में ये इस तरह की बीमारियां होती हैं। तो हम और आप जिन्हें जो नॉर्मल होते हैं वो कभी इस बीमारी के दर्द को नहीं फील कर सकते हैं, लेकिन हाँ, जो इसके पेशेंट्स होते हैं, जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं या जिनके घरों में इस तरह के पेशेंट होते हैं या उनके फैमिली मेम्बर्स में किन्हीं को इस तरह की बीमारी होती है, उनके फ्रेंड सर्किल में होती है, अगर उनसे पूछा जाए तो तभी वो बता पाएंगे कि इस बीमारी का जो दर्द होता है वो सिर्फ फिज़िकल नहीं होता है, बल्कि ये मेंटल तरीके से भी, ये मेंटली भी लोगों को बहुत ज़्यादा डिप्रेस कर देता है। फिज़िकली तो ये करता ही करता है, फिज़िकली बहुत तरह का प्रॉब्लम्स होता है बॉडी में, और लोगों का ये मानना है, बहुत सारे कैंसर पेशेंट्स मैंने ऐसे भी देखे हैं जो ये कहते हैं कि ट्रीटमेंट इज़ वर्स्ट देन मेलेडी। मतलब कैंसर के इलाज से कहीं ज़्यादा बेहतर है कैंसर को सहना, क्योंकि कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी, वो इतना ज़्यादा पेनफुल होता है कि लास्ट में कैंसर पेशेंट को ये लगने लगता है कि कैंसर की बीमारी ज़्यादा अच्छी है एज़ कम्पेयर्ड कि इसके दर्द को महसूस करना। इसके जो ट्रीटमेंट होते हैं काफ़ी पेनफुल होते हैं, और वो फिज़िकली ही नहीं बल्कि पेशेंट्स को और उनके आसपास के इन्वायरमेंट को, उनके रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को मेंटली भी बहुत ज़्यादा हैरास कर देते हैं। तो आज मैं आपसे एक ऐसे ही तरह के कैंसर के बारे में बात करूंगी जिसे हम कोलोन कैंसर कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि कोलोन होता क्या है। कोलोन का मतलब होता है लार्ज इंटेस्टाइन। हमारे बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये सबसे लोअर पोर्शन होता है, सबसे जो फाइनल पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, उसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उसे ही हम कोलोन कहते हैं। कोलोन कैंसर को हम कोलोरेक्टल कैंसर भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके कारण के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉजेज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं। एक्चुअली जो रिसर्चर्स हैं अभी तक, इट्स वेरी सैड कि जो भी रिसर्चर्स हैं अभी तक उनको इस कोलोन कैंसर का एक पर्टिकुलर कोई स्पेसिफिक कारण नहीं मिल पाया है। वो ये नहीं कह सकते, हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई कोलोन कैंसर का यही एक पर्टिकुलर कारण है या ये सारे जो कॉजेज़ होते हैं वो कोलोन कैंसर के होते हैं। लेकिन हाँ, इस बीमारी के रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि टोबैको को कंज्यूम करना। जो लोग टोबैको ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, तंबाकू खाते हैं, या जो लोग टोबैको स्मोकिंग, जो स्मोक करते हैं, या फिर जो ओवर यूज़ करते हैं अल्कोहल का ओवर यूज़ करना भी इस बीमारी का एक रिस्क फैक्टर है। या फिर जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये कोलोन कैंसर जो है वो रहा हो। एक्चुअली बहुत लोगों का ये मानना होता है कि भाई हमारे जो फोरफादर्स हैं या फोरफादर्स थे उनमें तो ये बीमारी नहीं थी, फिर हमारे में ये बीमारी, हम में ये बीमारी कैसे आई फिर, या फिर अगर मेरे अंदर ये बीमारी नहीं है तो फिर मेरे बच्चों में ये बीमारी तो आ ही नहीं सकती। तो ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि ड्यू टू जीन म्यूटेशन, जो फैमिली हिस्ट्री रहता है कोलोन कैंसर का, वो कई बार पता नहीं चल पाता। जीन्स जो रहते हैं वो डोमिनेंट नहीं हो पाते हैं, वो डोमिनेंट नहीं हो पाते हैं, वो रेसेसिव कंडीशन में ही रह जाते हैं, जिसके कारण उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता। कई बार जीन्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, तो फिर ये जो जीन एक्सप्रेशन नहीं होगा तो फिर कैंसरस प्रोटीन्स जो है वो नहीं बनेंगे, कैंसरस जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते हैं, जिसकी वजह से ये लगता है लोगों को कि भाई ये जो है वो जेनेटिक नहीं है। लेकिन ये बहुत
बड़ा रिस्क फैक्टर है कोलोन कैंसर का कि ये जो है वो जेनेटिकली देखा गया है कि अगर फैमिली हिस्ट्री में किन्हीं को है ये कोलोन कैंसर रहा होगा, भले ही जीन्स जो है वो एक्सप्रेस ना हो पाए वो अलग बात है, तो ये कैरी फॉरवर्ड होता रहता है। और जिनके घरों में या जिनकी फैमिली हिस्ट्री में ये कोलोन कैंसर का हिस्ट्री रहा हो जिनकी फैमिली में, तो उन्हें ज़रूर जो है वो कोलोनोस्कोपी करवाना चाहिए, करवाते रहना चाहिए। और भी बहुत तरह के इसके डायग्नोसिस होते हैं, एक्सरे हैं, सीटी स्कैन वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ों को उन्हें फॉलो अप करते रहना चाहिए। अगर फैमिली हिस्ट्री का केस नहीं भी हो कोलोन कैंसर का, तो भी आफ्टर 40 की उम्र के बाद कोलोनोस्कोपी तो ज़रूर ही करवाना चाहिए, सो दैट कि कोलोन में किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी है या नहीं है वो पता चले। कोलोन कैंसर के केस में एक ये भी बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है कि अगर प्री हिस्ट्री रहा हो बॉवल डिजीज़ का या फिर कोलोन पॉलिप्स का, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इस तरह के कोलोन कैंसर के डेवलपमेंट में। अब मैं आपको ये बताऊंगी कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कोलोन कैंसर के सिम्टम्स क्या होते हैं। कोलोन कैंसर के सिम्टम्स में जो पेशेंट्स होते हैं उनको कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, समटाइम्स उनको डायरिया होता है, या फिर उनके जो स्टूल्स होते हैं उनके शेप में चेंजेस आते हैं, कई बार दे बिकम नैरोअर इन शेप, एंड देन आफ्टर उनके बाउल में, उनके एब्डोमिनल एरिया में कई बार क्रैम्प्स होते हैं, एब्डोमिनल पेन्स उनको सफ़र करना पड़ता है, एब्डोमिनल पेन से उनको सफ़र करना पड़ता है। और जब ये प्रॉब्लम रेगुलरली किसी पेशेंट में है, किसी बॉडी में जब इस तरह के सिम्टम्स रेगुलरली पाए जाते हैं, तो उन्हें डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। कभी कभार तो ये प्रॉब्लम होते ही हैं, आए दिन सबको ये इस तरह के कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, लेकिन अगर इस तरह के प्रॉब्लम्स रेगुलरली बॉडी में रहें तो द पीपल शुड कंसल्ट देयर डॉक्टर। ये मैंने जो आपको सिम्टम्स बताएं वो सिम्टम्स जो हैं वो अर्लियर स्टेजेस में होते हैं, शुरुआती दौर जब रहता है कोलोन कैंसर का, क्योंकि मैं आपको आगे बताऊंगी कि कोलोन कैंसर जो होता है वो उसका 4 स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। तो ये शुरुआती दौर के लक्षण मैंने आपको बताएं। जब कोलोन कैंसर का पेशेंट लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है, स्टेज 3, स्टेज 4 में जब वो चला जाता है, तब उस समय के लक्षण जो होते हैं वो कुछ और होते हैं। उस समय उसके बॉडी में चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाता है, अनइंटेंशनल वेट लॉस होना शुरू हो जाता है, वॉमिटिंग होता है पेशेंट्स को, और एक ऐसी फीलिंग होती है कि भाई जो पेट है, बॉवल है, वो पूरी तरीके से एम्प्टी नहीं हुआ है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स लास्ट स्टेज में कोलोन कैंसर के पेशेंट्स में देखने को मिलते हैं। कोलोन कैंसर जब एक अपने पर्टिकुलर साइट पे रहता है, मींस जब ये बेनाइन रहता है, बेनाइन कैंसर 2 तरह का होता है, कैंसर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ट्यूमर्स को, एक होता है बेनाइन और एक होता है मैलिग्नेंट। बेनाइन का मतलब होता है जहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ है, अगर वो सिर्फ अपने साइट तक ही सीमित रहता है, कहीं मूव नहीं करता है डिस्टेंट प्लेसेस में बॉडी में, तो इसे हम बेनाइन ट्यूमर कहते हैं। और जब ये मूव करना शुरू कर देता है, इट कैन ट्रैवल टू डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, डिस्टेंट प्लेसेस इन द बॉडी, तो हम इसे मैलिग्नेंट कहते हैं। तब हम कहते हैं कि भाई ये जो बेनाइन ट्यूमर था इसमें अब ये मैलिग्नेंट बन गया है, इसमें मैलिग्नेंसी वाली कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई है, मैलिग्नेंसी वाली प्रॉपर्टीज इसमें आ गई है। तो जब बेनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट बन जाता है कोलोन कैंसर के केस में, तब दूसरे तरह का लक्षण देखने को मिलता है, जैसे पेशेंट्स को जॉन्डिस की समस्या होने लगती है, स्वेलिंग की समस्या देखने को मिलती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाता है, सर दर्द रहता है पेशेंट्स को। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स देखने को मिलते हैं। कोलोन कैंसर जो होता है वो बेनाइन ट्यूमर की तरह फॉर्म तो होता है, जब शुरू में इसका फॉर्मेशन होता है, जब कोलोन पॉलिप्स का फॉर्मेशन होता है तो लगता है कि ये एक जगह ही मतलब है, क्योंकि ये शुरुआती दौर पे होता है, स्टेज 1 में होता है, स्टेज 2 में जब तक कि ये मैलिग्नेंट नहीं बना होता है। लेकिन एक्चुअली कोलोन कैंसर या जो कोलोरेक्टल कैंसर होता है दैट इज़ मैलिग्नेंट इन नेचर। लास्ट में ये स्टेज 3 और स्टेज 4 में ये मैलिग्नेंट बन जाता है, ये बॉडी के डिस्टेंट पार्ट में फैल जाता है। और ये जो है वो अराइज कहाँ से करता है, तो ये इनर वॉल जो रहता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जो इनर वॉल्स होते हैं वहाँ से ये अराइज करता है, वहाँ अराइज करता है ये। एंड कोलोन कैंसर के बहुत सारे टाइप्स होते
होते हैं, कोलोन कैंसर का जो सबसे कॉमन टाइप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम एडेनोकार्सिनोमा बोलते हैं। और अकॉर्डिंग टू अमेरिकन कैंसर सोसाइटी ये एडेनोकार्सिनोमा जो होता है कोलोन कैंसर का टाइप, ये सबसे जो है वो कॉमन टाइप होता है। अप्रॉक्सीमेटली 97% केसेस जो देखा गया है कोलोन कैंसर का वो देखा गया है एडेनोकार्सिनोमा। एडेनोकार्सिनोमा जो होता है वो इनर वॉल ऑफ द कोलोन या रेक्टम के म्यूकस सेल्स के अंदर इसका फॉर्मेशन शुरू होता है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस जो होता है वो जनरली मैंने आपको बताया है अपने प्रीवियस वीडियो में भी कि जो डायग्नोसिस होता है उसके लिए लोग कब जाते हैं या लोगों के बीच में ये अवेयरनेस कब आता है कि मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मुझे इसकी जो भी मेरे अंदर साइन एंड सिम्टम्स मतलब जो है प्रॉब्लम उसका डायग्नोसिस करवाना है, मुझे इस बीमारी का डायग्नोसिस करवाना है, वो तब आता है जब उनके अंदर उस तरह का साइन एंड सिम्टम्स आता है। लेकिन मैं बार बार आपसे यही कह रही हूँ कि अगर इस तरह के जो जेनेटिक डिजीज़ होते हैं उसमें लोगों को खुद अवेयर होना चाहिए, लोगों को अवेयर बनना होगा कि आफ्टर अ सर्टेन एज उनको रेगुलर जो है अपना चेकअप करवाना चाहिए। जैसे अगर किसी की फैमिली में कोलोन कैंसर का हिस्ट्री रहा हो उनकी फैमिली में, तो जस्ट आफ्टर द एज ऑफ 40 उन्हें रेगुलरली जो है वो अपना 6 महीने में 1 साल में अपना जो कोलोनोस्कोपी का एग्जामिनेशन है वो करवा लेना चाहिए, कोलोनोस्कोपी करवा लेना चाहिए, सो दैट कि वो ये इस बात से एश्योर हो जाए कि उनके कोलोन में किसी तरह की एबनॉर्मेलिटी नहीं है, किसी तरह का पॉलिप्स का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, किसी तरह का जो चांसेस है वो फॉर्मेशन का डेवलप होने का, कोलोन के कैंसर का डेवलप होने का चांसेस जो है वो नहीं है। तो इस तरह से उन्हें रेगुलरली डॉक्टर्स के पास जा करके कोलोनोस्कोपी करवाना चाहिए। तो इसका डायग्नोसिस कैसे होता है, कोलोन कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है? डॉक्टर्स जनरली पेशेंट्स के साइन, उसके सिम्टम्स को देखते हुए और उनकी फैमिली हिस्ट्री के बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं। देन आफ्टर वो डायग्नोसिस करते हैं। इसके लिए वो CT स्कैन करते हैं, ब्लड टेस्ट किया जाता है पेशेंट्स का, एक्सरे एग्जामिनेशन किया जाता है, कोलोनोस्कोपी के थ्रू एग्जामिन किया जाता है। कोलोन कैंसर का डायग्नोसिस में कोलोनोस्कोपी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोलोनोस्कोपी। अब मैं आपको इसके स्टेजेस के बारे में बताऊंगी, जो मैंने अभी जिक्र किया आपसे कि कोलोन कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। तो इसके क्या क्या स्टेजेस होते हैं? स्टेज 1 जो होता है, मैंने आपको बताया कि इसके 4 स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1 में क्या होता है? स्टेज 1 में कोलोन कैंसर जो होता है वो इसके जो कोलोन होता है या जो रेक्टम होता है उसके लाइनिंग या उसकी म्यूकोसा तक वो जा चुका होता है, पेनिट्रेट कर चुका होता है। कोलोन या रेक्टम के लाइनिंग और म्यूकोसा में वो पेनिट्रेट कर चुका होता है, लेकिन वो बॉडी के अदर ऑर्गन्स को, अदर पार्ट्स को वो यहाँ पे नहीं अफेक्ट करता है स्टेज 1 में। ये शुरुआती जो होता है वो स्टेज होता है स्टेज 1। स्टेज 2 में क्या होता है? स्टेज 2 में कोलोन कैंसर जो होता है, कोलोन जो पॉलिप्स होता है वो इसके वॉल्स में तो चला जाता है, कोलोन या रेक्टम के वॉल्स में वो चला जाता है, इसके वॉल के अंदर वो चला जाता है, लेकिन ये लिम्फ नोड में अभी तक नहीं गया है। अभी तक ये लिम्फ नोड्स को या फिर जो अदर टिश्यूज़ होते हैं बॉडी में उनको अभी तक ये अफेक्ट नहीं किया है स्टेज 2 में। लेकिन ये जो कोलोन कैंसर है दैट हैज़ स्प्रेड टू द वॉल ऑफ द कोलोन और रेक्टम। ओके, स्टेज 3 में क्या हो रहा है? स्टेज 3 में कोलोन कैंसर जो है दैट हैज़ स्प्रेड टू द लिम्फ नोड्स। अब वो लिम्फ नोड तक चला गया है, लिम्फ नोड तक वो जा चुका है, लेकिन अभी भी वो बॉडी के अदर पार्ट्स में नहीं गया है, अदर पार्ट्स तक वो नहीं पहुंचा है। इट हैज़ नॉट येट अफेक्टेड द अदर पार्ट्स और अदर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, मीन्स इट इज़ नॉट हैविंग मैलिग्नेंसी। अभी तक इसके पास मैलिग्नेंसी नहीं है, अभी तक ये मैलिग्नेंट नहीं बना है। स्टेज 3 में 1 2 और 3 लिम्फ नोड्स आर बीइंग एसोसिएटेड। 1 2 3 लिम्फ नोड्स को ये अफेक्ट कर चुका होता है, लेकिन बॉडी के बाकी पार्ट्स जो होते हैं वो अनअफेक्टेड होते हैं स्टेज 3 में। स्टेज 4 जो होता है दैट इज़ वेरी ड्रेडफुल फॉर द कैंसर पेशेंट। स्टेज 4 में क्या होता है? स्टेज 4 में अब जो कोलोन कैंसर होता है वो धीरे धीरे पूरे बॉडी के पार्ट्स में फैलना शुरू हो जाता है और स्पेशली ये लंग्स, लिवर को अफेक्ट करना शुरू कर देता है। मीन्स ये कोलोन कैंसर लास्ट स्टेज में मैलिग्नेंसी को फॉलो करना शुरू कर देता है। अब ये कैंसर जो है वो मैलिग्नेंट बन जाता है स्टेज 4 में।
अब मैं आपको बताती हूँ इसके ट्रीटमेंट के बारे में। कोलोन कैंसर का ट्रीटमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पे, इंक्लूडिंग द साइन एंड सिम्टम्स ऑफ द पेशेंट्स। सबसे पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन इसका है सर्जरी, और जनरली सर्जरी रिकमेंड किया जाता है ड्यूरिंग द अर्लियर स्टेजेस ऑफ द कोलोन कैंसर। जब पेशेंट का जो शुरुआती स्टेज होता है, स्टेज 1, स्टेज 2 में जनरली डॉक्टर्स सर्जरी रिकमेंड करते हैं पेशेंट्स के लिए। स्टार्टिंग फेज़ में स्टेज 1 में जनरली डॉक्टर्स सर्जरी रिकमेंड करते हैं। सर्जरी में क्या होता है, सर्जरी में अगर कोलोन पॉलिप्स जो होते हैं वो अगर कोलोन या रेक्टम के वॉल्स तक नहीं स्प्रेड कर चुके होते हैं तो उन्हें सर्जरी के थ्रू कट करके रिमूव कर दिया जाता है। और अगर वो कोलोन या रेक्टम के वॉल्स में पहुंच जाते हैं, वहां तक वो स्प्रेड कर जाते हैं, तब क्या करते हैं, देन इन दैट केस क्या करते हैं, उस कंडीशन में उस कोलोन पोलिप्स को रिमूव करके सर्जरी के थ्रू कट करके देन आफ्टर जो रिमेनिंग पोर्शन होता है कोलोन का, उसे रेक्टम के साथ फिर से रीअटैच कर दिया जाता है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होता है कोलोन कैंसर का, उसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। कीमोथेरेपी भी एक तरह का ट्रीटमेंट ऑप्शन है कोलोन कैंसर के पेशेंट्स के लिए। एंड कीमोथेरेपी में ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं ताकि वो कैंसरस सेल्स को किल कर सकें, और जनरली सर्जरी के बाद ये कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट ऑप्शन को रेकमेंड किया जाता है, सो दैट कि आफ्टर सर्जरी अगर किसी तरह के कैंसरस सेल्स बच गए हैं शरीर में, पेशेंट के शरीर में अगर वो बचे हुए हैं कैंसरस सेल्स, तो उन्हें उन ड्रग्स के द्वारा मारा जा सके, वो ड्रग्स जो हैं वो उन कैंसरस सेल्स को किल कर सकें। And after surgery, chemotherapy is very common to destroy the remaining cancerous cells in the patient's body. कीमोथेरेपी से ट्यूमर ग्रोथ को कंट्रोल तो किया जा सकता है, लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मैंने आपको बताया कि जो पेशेंट्स होते हैं वो फिज़िकली तो हैरास होते ही होते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा मेंटल हरासमेंट भी उनको सफ़र करना पड़ता है, मेंटल हरासमेंट से भी उनको सफ़र करना होता है। बहुत तरह का फिज़िकल और मेंटल ट्रॉमा होता है जिससे पेशेंट सफ़र करता है, कैंसर का पेशेंट सफ़र करता है। और यही रीज़न होता है कि कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं वो लास्ट में ये सोचने पे वो मजबूर हो जाते हैं कि कैंसर के इलाज से कहीं ज़्यादा बेहतर है कैंसर को सहना। रेमेडी इज़ वर्स्ट देन मेलेडी। इट मीन्स कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है वो इतना ज़्यादा पेनफुल हो जाता है कैंसर पेशेंट्स के लिए या उनके सराउंडिंग्स के लिए, उनकी फैमिली मेम्बर्स, उनके फ्रेंड सर्किल, वो भी बहुत हद तक जो होते हैं वो अफेक्टेड होते हैं कैंसर पेशेंट्स के दर्द से, उसके पेन से। क्योंकि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये सारे ट्रीटमेंट्स, ये सारे थेरेपीज़ जो होते हैं दोज आर वेरी वेरी पेनफुल। तीसरा ट्रीटमेंट ऑप्शन जो होता है कोलोन कैंसर के लिए वो होता है रेडिएशन थेरेपी। एक्चुअली रेडिएशन थेरेपी में जो पावरफुल बीम ऑफ एनर्जी होते हैं उसे यूज़ किया जाता है कैंसरस सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और ये एक बेटर ऑप्शन होता है बिफोर एंड आफ्टर सर्जरी। इसे सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद भी किया जा सकता है, और कभी कभी तो अलॉन्ग साइड विद द कीमोथेरेपी, कभी कभी कीमोथेरेपी के साथ साथ रेडियोथेरेपी भी दिया जाता है, रेडियोथेरेपी को भी फॉलो किया जाता है, और इसके भी बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये मैंने आपको बताएं कोलोन कैंसर्स के कॉजेज़ के बारे में मैंने डिस्कशन किया आपके साथ। इसके साइन क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं, कैसे इसका डायग्नोसिस किया जाता है कोलोन कैंसर का, देन आफ्टर इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या होते हैं, उनके साइड इफ़ेक्ट। तो अभी तक रिसर्चर्स इसके जो कारण हैं उसको ढूंढने में लगे हुए हैं, बट दे हैव नॉट स्टिल कंक्लूडेड कि कोलोन कैंसर का ये कारण है। हाँ, लेकिन इसके रिस्क फैक्टर्स हैं, एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है कि ये जो है वो स्मोक के थ्रू हो सकता है। स्मोकिंग जो लोग करते हैं या फिर जो लोग ओवर यूज़ करते हैं अल्कोहल का, और जिनमें जो लोग इस तरह के कोई भी रिस्क फैक्टर के साथ नहीं जुड़े हुए हैं,
एंड कई बार ऐसा भी होता है कि बहुत लोग जो होते हैं, कई बार ऐसे भी पेशेंट्स देखे गए हैं जिन लोगों ने कभी स्मोक नहीं किया या जो लोग बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ नहीं करते हैं अल्कोहल को, ओवर ड्रिंक नहीं करते हैं अल्कोहल, उनमें भी इस तरह के कोलोन कैंसर डेवलप हो जाते हैं। और जनरली कोलोन कैंसर के केस में ये देखा गया है कि ये अप्रॉक्सीमेटली 50 ईयर्स के एज के आसपास होता है। बट हालांकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी नहीं है कि हमेशा 50 ईयर्स के आसपास के लोगों को ही ये हो, ये किसी भी एज में हो सकता है। लेकिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रिस्क फैक्टर होता है वो होता है जेनेटिक फैक्टर। ये कोलोन कैंसर जो होता है वो जेनेटिक ही एक तरह से है, ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। प्री हिस्ट्री अगर है, फैमिली हिस्ट्री है अगर कोलोन कैंसर का, और बहुत बार ये पता नहीं चल पाता है कि फैमिली हिस्ट्री में कोलोन कैंसर रहा है या नहीं रहा है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई बार जीन्स जो होते हैं उनका एक्सप्रेशन नहीं हो पाता, कई बार वो रेसेसिव कंडीशन में ही रह जाते हैं और फिर बाद में नेक्स्ट जनरेशन में या नेक्स्ट जनरेशन्स में इनका एक्सप्रेशन हो जाता है। तो ये जो सारे रिस्क फैक्टर होते हैं, बहुत सारे ऐसे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से जीन में म्यूटेशन होता है। और जीन म्यूटेशन ड्यू टू फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोलोन कैंसर, हम इसे कह सकते हैं कि जो फैमिली हिस्ट्री रहता है कोलोन कैंसर का, उसमें अगर जीन म्यूटेशन होता है, जीन म्यूटेशन के कारण ये कोलोन कैंसर जो आता है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये मैंने आपके साथ कोलोन कैंसर के जो भी रिस्क फैक्टर्स के बारे में बात की है मैंने आज आपसे। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि जिन लोगों के भी फैमिली में इस तरह का कोलोन कैंसर का एक फैमिली हिस्ट्री रहा है, वो प्लीज़ आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज वो कोलोनोस्कोपी ज़रूर करवाएं और ये रेगुलरली अपना कोलोनोस्कोपी जो है वो करवाते रहें, ताकि उन्हें समय समय पे ये पता चलता रहे कि उनके कोलोन में, उनके लार्ज इंटेस्टाइन में किसी तरह का एबनॉर्मेलिटी तो नहीं है। और स्पेशली अगर जो साइन और सिम्टम्स मैंने बताएं, अगर उन तरह के साइन सिम्टम्स भी उनके बॉडी में रेगुलरली देखने को मिलते हैं, वो फील करते हैं इस तरह का, अगर जो शुरुआती लक्षण मैंने आपको बताया, अगर उनके बॉडी में इस तरह का कोई भी साइन सिम्टम्स मिलता है और वो रेगुलर रहता है, तो प्लीज़ उन्हें भी मैं यही एडवाइस करूँगी कि आप जो है अपना रेगुलर एग्जामिनेशन करवाइए, रूटीन जो है वो चेकअप करवाइए अपने डॉक्टर से। और अवेयर रहना भी किसी बीमारी के इलाज के लिए बहुत बड़ा एक रोल प्ले करता है कि लोग अगर अवेयर रहें, लोगों को अगर ये जानकारी रहे कि डॉक्टर से कंसल्ट करना है, नहीं अगर शुरू में साइन सिम्टम्स आ रहे हैं तो उन्हें नेग्लेक्ट नहीं करना है ड्यू टू एनी रीज़न। नेग्लिजेंसी जो होती है वो किसी भी कारण से हो सकती है, तो उन्हें अवेयर रहना होगा, क्योंकि अगर जो साइन एंड सिम्टम्स हैं उन्हें अगर नज़रअंदाज करेंगे या अगर उनकी अनदेखी की जाए तो फिर कोई भी बीमारी जो है वो धीरे धीरे करके अपने स्टेजेस को पार करती जाती है, उसका जो स्टेज होता है वो बढ़ता जाता है, और जैसे जैसे स्टेज आगे जाएगा वैसे वैसे ट्रीटमेंट जो है वो मुश्किल होता जाता है। सो विद दिस, थैंक यू ऑल।